गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर बात कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में डबल इंडिकेटर का बात किए थे और उसमें आरसीएम से, एन अवस्थी से, डीपीएस से आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम का नंबर लिखाए थे। साथ ही आपको ये वीडियो ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया गया था। तो यदि व्हाट्सएप ग्रुप से न जोड़ा गया हो तो लास्ट में फिर आपको एक नंबर देंगे, उस नंबर पे आप लोग कनेक्ट करेंगे। जिन लोगों के पास ये प्रॉब्लम गया हो, उम्मीद है जो ये लोग ट्राई किए होंगे। नहीं बनना एक अलग बात है, लेकिन निश्चित रूप से ट्राई करना है। और जानते हैं, जो पटना में फेमस होने का मेरा एक ही कारण है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम का इंटरेक्ट करना। कुछ लोगों की खासियत है जो अपने बातों से इंटरेक्ट करता है, लेकिन मेरा खासियत क्या है? प्रॉब्लम से इंटरेक्ट करना। नेचर में अलग अलग टाइप का इंटरेक्शन है, लेकिन मेरा एक ही ध्येय रहा है, जो बच्चों को यदि अच्छा से अच्छा न्यूमेरिकल कराएंगे तो उससे कनेक्टेड जो है वे निश्चित रूप से जानेंगे। बात रही आज की हालात को लेकर के, तो अब आप लोगों का जैसा अभी हालात है कोरोना वायरस को लेकर के, का कुछ नहीं कहा जा सकता। जो ये लॉकडाउन कितना दिनों तक चलेगा, क्योंकि ये समस्या बिहार का नहीं है, भारत का नहीं है, पूरे विश्व का है। अभी तक किसी भी टाइप का कोई उम्मीद का किरण नहीं दिखाई पड़ा। इसलिए आप इस अवसर को, ये जो समय मिला, उसको आप यूटिलाइज करें। आपसे पहले प्रॉब्लम देते थे, बोलते थे कौन कौन बनाए, तो पता चलता था कुछ जो है सो क्लास के बाद जाकर के मिलता था और कहता था सर हमको समय नहीं मिला, हम तो बनाते। लेकिन आज वे समस्या आप लोगों के साथ नहीं है। आज अपने परिजनों के साथ हैं, इसलिए बना बनाया खाना मिलता है, तो टाइम तो बच गया। इसलिए इस टाइम को यूटिलाइज करें। तो इतना ही कह करके हम जो है प्रॉब्लम जो आरसीएम में कितने नंबर दिए थे, 40 और 41, पेज नंबर 154 का। तो आरसीएम का ये 40 नंबर सवाल है। पेज कितना? तो पेज 154। एक सवाल आप लोगों को फिर हम दे दिए हैं। जिसके पास आरसीएम ना हो या व्हाट्सएप ग्रुप ना गया हो, तो वे अभी सवाल देखें, वीडियो को पॉज करके फिर इसको बनाने का प्रयास करें। तो इसमें देखें हम जो कैसे सॉल्व करेंगे। 25 ml of a mixed solution of Na2CO3 and NaHCO3 required 12 ml of N/20 HCl. When titrated using phenolphthalein, जब फिनोल्फथैलीन यूज किया गया है उस समय इतना ml सॉल्यूशन में इतना ml HCl चाहिए। फिनोल्फथैलीन यदि इंडिकेटर यूज करते हैं तो उस समय हम जानते हैं जो Na2CO3 का कितना परसेंट, 50%, और NaHCO3 के बारे में किसी प्रकार से कोई न्यूट्रलाइजेशन का इंडिकेशन नहीं होगा। बट 25 ml ऑफ द सेम, ये जो 25 ml सॉल्यूशन है वही कहा जा रहा है सेम। when titrated separately with methyl orange
एक दूसरा कंटेनर जिसमें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के रूप में यूज किया गया और उसी सॉल्यूशन को इस्तेमाल किया गया। तो क्या मिला हमको, जो 30 ml N/20 HCl का जरूरत पड़ता है, तो बताना है जो ये 25 ml जो है Na2CO3 उसमें कितना Na2CO3 है और कितना NaHCO3 ग्राम पर लीटर में पता करना है जो क्या होगा। When phenolphthalein is used as indicator, जब फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर के रूप में यूज किया गया हो तो उस समय हम लोग क्या बात करेंगे, हाफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज। क्योंकि हम जानते हैं यदि फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाए तो उस समय Na2CO3 का सिर्फ हाफ न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो ये फिनोल्फथैलीन अपना कलर चेंज कर देगा। हाफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू नॉर्मलिटी, किसका, HCl का। वॉल्यूम कितना है तो ये हम लोगों को दे दिया गया है 12 ml। नॉर्मलिटी कितना है तो 1/20। सॉल्यूशन करने के बाद ये कितना मिला 0.6। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू 0.6 इंटू 2 यानी 1.2। हम लोगों को पता करना है Na2CO3 का वेट ग्राम पर लीटर में, और मिली इक्विवेलेंट मिल गया। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू वॉल्यूम इन ml और इनटू नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी किसका तो Na2CO3 का। मिली इक्विवेलेंट का वैल्यू मिला हम लोगों को 1.2 और वॉल्यूम कितना दिया गया है तो 25 ml। नॉर्मलिटी Na2CO3। तो देयरफॉर नॉर्मलिटी Na2CO3 यदि कहा जाए तो 1.2/25। हम लोगों को तो पता करना है वेट ग्राम पर लीटर में। तो यदि हम वेट पता करें, वेट ऑफ Na2CO3, तो नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, और नॉर्मलिटी कितना मिला तो 1.2 और इतना इक्विवेलेंट वेट Na2CO3 का कितना होगा तो 53 इक्वल टू सॉल्यूशन करने के बाद 2.544 इतना हम लोगों को आंसर आ गया। अगेन किसका वेट पता करना है तो NaHCO3 का। यहां अभी हमको पता चला है
Na2CO3 का। When methyl orange is used as indicator, हम लोग जब मिथाइल ऑरेंज क्या करेंगे, इंडिकेटर के रूप में यूज करेंगे। और यदि मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं इंडिकेटर के रूप में, उस सिचुएशन में क्या हम लोगों को मिलेगा, तो Na2CO3 कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, NaSCO3 भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। लेकिन हम लोगों का ये सॉल्यूशन बदल दिया गया है। आप क्वेश्चन में देखें, जो अगेन 25 ml लिया गया और उसमें मिथाइल ऑरेंज यूज कर दिया गया और उसमें HCl का यूज किया गया। तो हम कहेंगे मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट NaHCO3 is equal to मिली इक्विवेलेंट HCl यूज। जानते ही हैं, वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी। वॉल्यूम कितना मिला आपको, 30 ml। नॉर्मलिटी कितना मिला, 1/20। इसलिए सॉल्यूशन करने के बाद 1.5, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। इसका मिली इक्विवेलेंट हमको पता है, वी नो मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 इज इक्वल टू कितना मिला है, तो आप पीछे देखें 1.2 मिल गया है मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 का। तो यहां पे ये वैल्यू तो पता चल गया। यदि ये पता चल जाता है तो सवाल बन जाएगा। तो क्या कहेंगे, 1.2 प्लस मिली इक्विवेलेंट NaHCO3 इज इक्वल टू 1.5। तो देयरफॉर मिली इक्विवेलेंट NaHCO3 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1.2 यानी 0.3 मिली इक्विवेलेंट पता चल गया। और यदि हमको मिली इक्विवेलेंट पता चल जाए तो नॉर्मलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो मिली इक्विवेलेंट NaHCO3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ml में होना चाहिए और नॉर्मलिटी फिर NaHCO3 का होना चाहिए। ये वैल्यू 0.3, ये वैल्यू कितना ml का इस्तेमाल किया गया है, तो 25 ml। नॉर्मलिटी पता करना है NaHCO3 का। अब यदि नॉर्मलिटी फाइंड करना है तो नॉर्मलिटी फाइंड हो जाएगा। तो यहां से नॉर्मलिटी फाइंड किया जा सकता है। नॉर्मलिटी NaHCO3 इज इक्वल टू 0.3/25। अब क्या फाइंड करेंगे, तो वेट ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मलिटी हमको मिला 0.3/25, इक्विवेलेंट वेट NaHCO3 का n फैक्टर जो है ये 1 है, इसलिए इक्विवेलेंट वेट NaHCO3 यदि कहा जाए तो मॉलिक्यूलर वेट 84/1 यानी 84। क्यों इसका n फैक्टर 1 है, क्योंकि इसमें जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है वे 1 है, इसलिए n फैक्टर 1 है। तो 84 यदि इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1.5
0.008 ग्राम पर लीटर। तो इस तरह से दोनों का वेट हम लोगों को पता चल गया, NaSCO3 का और दूसरा Na2CO3 का। तो आरसीएम का 41 नंबर डायरेक्ट सवाल हम आरसीएम से देख करके आप लोगों को बोल दे रहे हैं, आप लोग मिला ले अपना। 20 ml of a mixed solution of Na2CO3 and NaOH required 17.5 ml of N/10 HCl when titrated with phenolphthalein as indicator. But when methyl orange was added, a second end point was observed. On further addition of 2.5 ml of HCl, calculate the amount of Na2CO3 and NaOH in the solution. अब जिस सबके पास अभी आरसीएम नहीं है, वे आरसीएम होना कोई जरूरी नहीं है, आप इतने नंबर से व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। 9334718439। किसी भी टाइप का आपको जानकारी लेना हो, इस पे आप कॉल करेंगे, सभी का सभी इंफॉर्मेशन मिलेगा। साथ ही यदि आप इससे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा आपको, तो आपको सारा असाइनमेंट इस पे मिलेगा। तो सिर्फ हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 का। पहले फिनोफ्थैलीन यूज किया गया इंडिकेटर के रूप में। तो व्हेन फिनोफ्थैलीन is used as indicator। तो जब फिनोफ्थैलीन यूज करेंगे इंडिकेटर, तो उस समय हमको ये देखना है जो इसमें से किसका किसका न्यूट्रलाइजेशन के बारे में इंडिकेशन होगा। तो हाफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, क्योंकि NaOH का 100% न्यूट्रलाइजेशन, लेकिन Na2CO3 का 50% इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज। अब ये देखना है जो HCl का कितना वॉल्यूम दिया हुआ है। तो 17.5 ml और नॉर्मलिटी दे दिया गया 1/10, तो कितना मिला 1.75। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट बना लें। अगेन when methyl orange is used as indicator, जब मिथाइल ऑरेंज यूज किया जाए इंडिकेटर के रूप में, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे। यहां पे ये जो Na2CO3 है, इसका सिर्फ हाफ पार्ट का न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, हाफ पार्ट तो आपका बचा हुआ है। तो कहेंगे हाफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज। क्या समझे बात। जो हाफ क्यों यहां पे लिखे, क्योंकि ऑलरेडी Na2CO3 जब फिनोफ्थैलीन इंडिकेटर यूज किया गया, उस समय जब ये हाफ न्यूट्रलाइज हो गया होगा, तो हाफ ही ना बचा। यहां वॉल्यूम तो
वॉल्यूम 2.5 ml है, HCl का यूज किया गया, स्ट्रेंथ वही है। कहा जा रहा है जो सेकेंड एंड पॉइंट वाज ऑब्जर्व्ड इन ऑन द फर्दर एडिशन 2.5 ml HCl, सेम वही HCl सॉल्यूशन है। तो वॉल्यूम 2.5 नॉर्मलिटी 1/10। तो अब जो ये सोचे हम लोग जो क्यों 2.5 ml का इस्तेमाल किया गया और यहां क्यों 17.5 ml का, तो यहां पे आप देखें NaOH का भी न्यूट्रलाइजेशन हुआ और Na2CO3 का हाफ न्यूट्रलाइजेशन हुआ, इसलिए वॉल्यूम ज्यादा है। अब फर्दर उसी सॉल्यूशन में हम मिथाइल ऑरेंज का इस्तेमाल कर दिए, उसी सॉल्यूशन में, जिस सॉल्यूशन में पहले हम फिनोप्थेलिन रखे थे उसी में हम क्या कर दिए, मिथाइल ऑरेंज का इस्तेमाल कर दिए। तो ये तो खत्म हो गया, ये तो न्यूट्रलाइज हो गया, और न्यूट्रलाइजेशन हुआ होगा तब ये फिनोप्थेलिन अपना कलर चेंज किया। तो बचा कौन, Na2CO3, और Na2CO3 का भी कितना बचा, तो सिर्फ हाफ बचा, इसलिए हाफ मिली इक्विवेलेंट लिखे और इधर वॉल्यूम भी कम हो गया। लेकिन कहा गया वही HCl का सॉल्यूशन है, इसका मतलब नॉर्मलिटी 1/10। तो ये 0.25 या यों कह दें जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 is equal to 0.25 into 2 यानी 0.5। तो यदि हमको Na2CO3 का मिली इक्विवेलेंट पता चल गया, अब इसको वेट में कन्वर्ट किया जा सकता है क्योंकि वॉल्यूम हम लोगों को पता है। तो ये जो सवाल आपको हम समझा रहे हैं ये आपको समझ उसी समय आएगा जब इससे पहले वीडियो लेक्चर 1 आप डबल इंडिकेटर को देखें, उसके बाद ही ये सवाल समझ में नहीं आएगा। नहीं तो आपको बकवास लगेगा कि ये सवाल क्या बताया जा रहा है, क्योंकि अभी अभी हम डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू, क्या हम जानते हैं, वॉल्यूम ml में होना चाहिए और नॉर्मलिटी Na2CO3। मिली इक्विवेलेंट कितना मिला, तो 0.50। वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम देख लें जो कितना है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 20 ml, नॉर्मलिटी Na2CO3, तो नॉर्मलिटी Na2CO3 इक्वल टू 0.50/20। ये क्या मिल गया हम लोगों को, नॉर्मलिटी मिल गया। और यदि नॉर्मलिटी मिल जाए तो वेट फाइंड कर सकते हैं, वेट ऑफ Na2CO3 इन ग्राम पर लीटर, तो नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, तो नॉर्मलिटी 0.50, 20 और Na2CO3 का इक्विवेलेंट वेट, Na2CO3 का निकालना हो तो मॉलिक्यूलर वेट Na2CO3 और डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और इसका मॉलिक्यूलर वेट जानते हैं सब लोग क्या होता है, सोडियम का 23 एटॉमिक वेट, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23 इंटू 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू इतना और n फैक्टर 2। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों का दोनों सोडियम न्यूट्रलाइजेबल है, तो सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 53। ये इक्विवेलेंट वेट Na2CO3 का मिला। यदि इसको हम सॉल्यूशन करें तो ये 1.5
0.325 ग्राम पर लीटर। लेकिन ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू तो 1 लीटर में आ गया, और आपके सवाल में कहा जा रहा है जो 20 ml में ही आप बात करके दिखावें, जो 20 ml जो सॉल्यूशन लिया गया है उसमें कितना इसका वेट होगा। तो यदि हम लोगों को 1 लीटर में वेट पता चल गया तो अब क्या करेंगे, 1 लीटर इज इक्वल टू 20 ml। तो सिंस 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन कितना, तो 1.325। तो देयरफॉर फाइंड कर लें 20 ml में। ये कहां से आ गया, क्योंकि इतना ग्राम पर लीटर है, और पर लीटर, और आप जानते हैं जो 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, इसीलिए 1000 ml इतना ग्राम, ये क्या है, ग्राम, देयरफॉर इतना ml। तो 1.325 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 20। यदि इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो 0.025 ग्राम आ गया। ये वैल्यू हम लोगों को कितने ml में आया है, 20 ml, जो हमको सॉल्यूशन दिया गया। इससे पहले हम लोग क्या निकाल लिए थे, बस इतना ही तक पूछा गया था, जो ग्राम पर लीटर में बतावे, इसलिए यहीं पे छोड़ दिए। लेकिन इस बार भी नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है आप 20 ml में निकालें। अब फर्दर किसका वेट निकालेंगे, तो दो सॉल्यूशन लिया गया है, एक Na2CO3 और दूसरा NaOH। तो हम फाइंड करें NaOH का, और किसी का भी वेट आपको निकालना हो तो क्या मिलना चाहिए, मिली इक्विवेलेंट। यदि हमको टाइट्रेशन में, चाहे कोई भी टाइट्रेशन हो, और यदि वेट फाइंड करना हो तो हमेशा टारगेट रखें जो मिली इक्विवेलेंट फाइंड हो जाए। मिली इक्विवेलेंट फाइंड हो जाएगा, टाइट्रेशन का सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो फाइंड करें हम लोग कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ NaOH। यदि NaOH का वेट निकालना चाहते हैं तो क्या मिलना चाहिए, NaOH का मिली इक्विवेलेंट। और आप देखें जो मिली इक्विवेलेंट NaOH, Na2CO3 का मिली इक्विवेलेंट आपको मिल गया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हाफ मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट NaOH इज इक्वल टू कितना मिला, 0.25। ये यहाँ पे हमको मिला है 1.75। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, कहां से, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। हाफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू 0.25। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो देयरफॉर 0.25 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू 1.75। मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू 1.75 माइनस
0.25 सॉल्यूशन करने के बाद 1.50। और आपको हम क्या समझा रहे हैं बार बार, जो हमेशा वेट को फाइंड करने के लिए मिली इक्विवेलेंट मिलना चाहिए। तो अगेन मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू वॉल्यूम किसमें मिलना चाहिए, ml में, नॉर्मलिटी NaOH। अब ये जो मिली इक्विवेलेंट है ये हम लोगों को मिल गया है। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में ना आए फिर आप लोग जो है मेरे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, जो भी नंबर दे रहे हैं उस पर कांटेक्ट करेंगे। तो 1.50 इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना ml है, वॉल्यूम देखें अपना अपना, जो कितने ml में हम लोगों को बात करना है, तो 20 ml। नॉर्मलिटी किसका लेंगे, NaOH का। तो इसलिए नॉर्मलिटी NaOH यदि कहा जाए तो 1.50/20। अब क्या कहें, वेट ऑफ NaOH इन ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू क्या हम लोग देखे हैं, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मलिटी 1.50/20। अब सवाल रहा इक्विवेलेंट वेट NaOH, तो आपको रट जाना है इक्विवेलेंट वेट NaOH 40 होता है। कैसे होता है, तो NaOH का एसिडिटी 1 और मॉलिक्यूलर वेट 40, तो एसिडिटी से मॉलिक्यूलर वेट में डिवाइड कर दें। मॉलिक्यूलर वेट कैसे है NaOH का, तो 23 + 16 + 1 यानी 40 होता है। तो इसीलिए हम क्या करें यहाँ पे 40। अब जो ये सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद ये 3 ग्राम पर लीटर आ गया। लेकिन आप लोगों को किसमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, 20 ml। ये जो भी कैलकुलेशन करना है हम लोगों को ये 20 ml में करना है। और अभी अभी जो वैल्यू आया, ये वैल्यू आप क्या देख रहे हैं, जो 1 लीटर में आया। तो फिर हम लोग सॉल्यूशन कर लें। जो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 3 ग्राम NaOH। तो देयरफॉर कितना लीटर का, कितना ml का बात करें, तो 20 ml का। कहां से आ गया ये ml, क्योंकि 1 लीटर और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो 3/1000 इंटू 20, ये कैंसिल, 0. डिवाइड करें तो 0.06 ग्राम। तो इस तरह से RCM का दोनों ही सवाल क्लियर हो गया। अब हम पहले रिडॉक्स टाइट्रेशन का बात करेंगे, फिर आप लोगों को नेक्स्ट रोज N अवस्थी का जो भी दिए हुए हैं, फिर DPPS का, उस सभी को सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन याद रहे हमेशा जिस सबको न अभी तक इंफॉर्मेशन मिला, कितने नंबर पे आपको 9334718439 इतना पे कांटेक्ट करें। ये व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। यहाँ जो भी हम असाइनमेंट देंगे वे आप लोगों के पास पहुंचेगा। रिडॉक्स टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का मतलब एक ही है। शायद आप लोग सामने में रहते तो कई बार हम अभी तक आप लोगों से
अलग अलग से पूछ दिए रहते, क्योंकि पटना में मेरा जो स्पेशलाइजेशन है, मेरा जो खासियत है, सबों से अलग जो करता है, उसका सिर्फ एक ही प्रॉपर्टीज है, जो बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट हो, बच्चों में कैसे पढ़ाई के बारे में डेवलपमेंट हो। शायद इसलिए जो पढ़ने वाला बच्चा है वे हमसे डरते रहता है, सॉरी, जो नहीं पढ़ने वाला है वे हमसे डरते रहता है, और जो पढ़ने वाला है वे इंटरेक्ट होते रहता है। इसलिए टाइट्रेशन का मतलब आप लोग को याद हो गया होगा, जो एक अननोन को नॉन के द्वारा पता करना, अननोन को नॉन के द्वारा पता करना ही क्या कहलाता है, टाइट्रेशन कहलाता है। और उसमें हम लोग कौन सा टाइट्रेशन का बात करने जा रहे हैं, तो रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स एक वैसा घटना जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, तो उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन in which oxidation and reduction occurs simultaneously। एक वैसा रिएक्शन जहां पे हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ देखेंगे, साथ साथ देखेंगे, is called redox reaction। उसको किस नाम से जानना है, redox reaction। A प्लस B कुछ न कुछ प्रोडक्ट बनेगा। यदि यहां पे मान लें जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपस में दोनों रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है। एट एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट, एट एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट, मिली इक्विवेलेंट of oxidizing agent is equal to milli equivalent of reducing agent। just like एसिड और बेस की तरह से, जैसा हम एसिड बेस में बात कर रहे थे, जो एसिड मिली इक्विवेलेंट एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट बेस। इस रिडॉक्स टाइट्रेशन में फिर से कुछ आप लोगों को रिवाइज करा देते हैं जो अभी हमको जरूरत पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, पोटासियम पर मैग्नेट, पोटासियम पर मैग्नेट। तो KMnO4 H प्लस, और H प्लस का मतलब एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में Mn वैसा प्रोडक्ट बनाता है जहां पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो, और यहां कितना ऑक्सीडेशन स्टेट +7। तो M फैक्टर इज इक्वल टू 7 - 2 यानी 5। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 यदि कहा जाए तो इसका वेट जोड़ेंगे तो 158/5। KMnO4 OH माइनस, और OH माइनस मतलब बेसिक मीडियम। यदि बेसिक मीडियम कहा जाए
तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये याद रखना होगा। जो ऐसा कंपाउंड बनेगा जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा, और यहां तो ज्यों का त्यों है, तो इसीलिए देयरफॉर n फैक्टर इज इक्वल टू कितना 7 - 6 यानी 1, तो इक्विवेलेंट वेट KMnO4 इज इक्वल टू 158/1 यानी 158। तो एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, और क्या हो सकता है, न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम, तो इन न्यूट्रल मीडियम KMnO4 Mn+4, Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वे +4, तो यहां +7, n फैक्टर इज इक्वल टू 7 - 4 यानी 3, तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट KMnO4 यदि कहा जाए तो 158/3। तो ये तीनों ही मीडियम में सबसे बड़ी बात है जो आपको फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना है, और फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखने के लिए आप एक टेक्निक याद रखें। क्या टेक्निक याद रखेंगे, A2B6N4 only for KMnO4, only for KMnO4। A means एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में देखे हम लोग जो फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वे +2 है। बेसिक मीडियम में जो हम लोग देखे वे फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, और A2B6N4, और न्यूट्रल मीडियम में जो हम लोग देखे वे +4 है। क्या समझे बात, एसिडिक मीडियम में फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का 2, तो यदि फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट और इनिशियल तो हमको मालूम है जो हमेशा कितना होगा +7 तो फाइनल और इनिशियल के बीच डिफरेंस ले लेंगे, पता चल जाएगा n फैक्टर। इसी तरह से बेसिक मीडियम में फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इनिशियल +7, ये तो ज्यों का त्यों है, तो डिफरेंस 1 का n फैक्टर 1। न्यूट्रल मीडियम में फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट +7, इनिशियल ज्यों का त्यों है। तो इस फार्मूला से हम लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगा, आसानी से पकड़ सकते हैं। और इंपॉर्टेंस इन ए रिएक्शन, Fe +2 से +3 जाएगा। +2 को हम लोग अस कहते हैं, और अस से कहां पे एक रिएक्शन में यदि आयरन रिएक्शन शो करता है, आयरन का कोई भी कंपाउंड यदि रिएक्शन दिखाता है, तो उस सिचुएशन में +2 से +3 होगा, या नहीं तो यदि +3 है तो +2। अब सिचुएशन हम लोग देखेंगे जो कैसा सिचुएशन रहेगा। अभी सिर्फ आपको इतना ही हम समझा रहे हैं, जो किसी रिएक्शन में यदि Fe+2 है और रिएक्शन करता है तो +3 में जाएगा, अब यदि +3 है तो रिएक्शन करके +2 में जाएगा। क्रोमियम यदि +6 है तो +3 में जाएगा, और यदि +3 है तो +6 में जाएगा। अब कौन सा कंडीशन होगा, कैसा होगा, ये एक अलग पॉइंट है, ये एक रिएक्शन का पॉइंट बात की। हाँ, एक और ध्यान रखें, जो K2Cr2O7 है, ये H+ और H+ का मतलब हम क्या समझें, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हमेशा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। जैसे ही क्रोमियम का
एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। अब इस पर हम लोग एक सवाल करेंगे जो किस तरह से रिडॉक्स टाइट्रेशन का सवाल होगा। हाउ मेनी ml ऑफ इतना MkMnO4 ब्रैकेट में दिया हुआ है एसिडिक मीन्स एसिडिक मीडियम required to oxidized 2 gram FeSO4 in dilute solution. How many ml? इतना MkMnO4 required to oxidize इतना ग्राम dilute solution. तो सबसे पहले हम रिएक्शन करावें KMnO4 FeSO4 के साथ रिएक्शन करेगा। क्या प्रोडक्ट होगा सुटेबल, इससे कोई मतलब नहीं, हम लोगों को यहाँ फिजिकल बात करना है। तो फिजिकल में ये +7 और ये +2 कैसे आ गया +7? तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2 और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K+1। ये पॉइंट हम लोग कहां से जानते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। तो जब यहां पे 1 पे -2 है तो यहां तो 4 है। एक के लिए रूल बना जो -2 होना चाहिए, तो यहां 4 है इसीलिए -8। और जब ये -8 यहां पे फिर रूल बना हुआ है +1, फाइनली हमको 0 होना चाहिए। तो -8 + 1 यानी -7, इस दोनों को मिला करके -+1 और -8 तो फाइनली -7। इसलिए यहां यदि +7 देते हैं तो ओवरऑल क्या मिलेगा? 0। कौन सा मीडियम है? एसिडिक मीडियम H+। और जब एसिडिक मीडियम है तो हम लोगों को याद रखना होगा जो एसिडिक मीडियम में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +2 +2। यहां पे आपको समझाए जो Fe यदि किसी कंपाउंड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो रिएक्शन में निश्चित रूप से +3 जाएगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। अब यहाँ पे +7 से जा रहा है +2 रिडक्शन, और रिडक्शन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। +2 से जा रहा है +3 ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन तो रिड्यूसिंग एजेंट। +7 से +2 तो क्या कहेंगे? जो क्या हो रहा है? घट रहा है, और घट रहा है मतलब रिडक्शन, और जो रिडक्शन शो करता है वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से +2 से +3 ये ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन तो रिड्यूसिंग एजेंट। अब अभी हम क्या जानते हैं? एट इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4। और मिली इक्विवेलेंट के लिए क्या जानते हैं? वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी। यहां भी वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी। भी क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में लेंगे? ml। और n क्या है? तो नॉर्मलिटी। अब हर हाल में मिली इक्विवेलेंट का यदि बात किए तो नॉर्मलिटी चाहिए, और आप यहां देखें जो क्या दिया हुआ है? मोलरिटी। अब मोलरिटी को नॉर्मलिटी में चेंज करने के लिए एक हम लोग फार्मूला जानते हैं, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो
ये मोलारिटी को नॉर्मलिटी में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करें एन फैक्टर। यहां +7 है, यहां +2, तो यहां से यहां देख लें तो एन फैक्टर इज इक्वल टू 7 - 2 यानी 5। कैसे लिख दिए? तो एन फैक्टर जब भी फाइंड करना हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के केस में, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और हमेशा हायर माइनस लोअर। अगेन यहां यदि बात करें तो जब यहां बात करेंगे तो यहां एन फैक्टर कितना मिला? तो यहां +2 और ये है +3, इसीलिए 3 - 2 यानी 1 एन फैक्टर मिल गया। और हमको क्या चाहिए? नॉर्मलिटी। लेकिन हम लोगों को KMnO4 का क्या दिया हुआ है? मोलारिटी। तो नॉर्मलिटी बराबर हम जानते हैं एन फैक्टर इंटू मोलारिटी। तो नॉर्मलिटी ऑफ KMnO4, तो एन फैक्टर 5, मोलारिटी कितना मिला हुआ है? तो 0.05। हमको पता चल गया जो नॉर्मलिटी कितना होगा। अब फाइंड किसका करना है? तो यहां पे क्या करेंगे? नॉर्मलिटी तो पता चल गया, मिली इक्विवेलेंट KMnO4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट FeSO4। वॉल्यूम इसका फाइंड करना है। नॉर्मलिटी हमको मिल गया 5 × 0.5। इस साइड वॉल्यूम मालूम नहीं है, और यदि वॉल्यूम पता ना हो तो 1000। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि मिली इक्विवेलेंट बराबर 1000 × वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। कहीं हम देखें, इससे पहले जब हम स्टार्ट किए तो ये फॉर्मूला लिख दिए थे, तो इसीलिए 1000 × वेट कितना है? तो FeSO4 का वेट देख लें, सवाल में 2 ग्राम है। फिर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा, और इसका इक्विवेलेंट वेट के लिए एन फैक्टर चाहिए, और एन फैक्टर हमको कितना मिला? तो 1। तो इक्विवेलेंट वेट FeSO4 यदि कहा जाए तो FeSO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वे 152, और एन फैक्टर मिल गया 1 यानी 152। ये इक्विवेलेंट वेट आ गया। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 52.6 ml। ये कौन सा मेथड से बात किए? ये मिली इक्विवेलेंट मेथड से बात किए। अब आपको हम एक मिली मोल मेथड भी बात करते हैं। मिली मोल मेथड में प्रॉब्लम क्या है? तो उसमें रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, लेकिन हम उसका भी जानकारी देते हैं। सेकंड मेथड मिली मोल मेथड, लेकिन इस मेथड का इस्तेमाल जनरली ना करें क्योंकि इसमें बैलेंसिंग का जरूरत है। और अभी हम आपको डायरेक्ट बैलेंस कर दिए हैं। बैलेंस करने का तरीका हम लोग रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन में देखेंगे, जो 11th का वीडियो जब चलेगा उसमें देखेंगे। और जिन लोगों को हो गया है अभी, वे अपना एक बार रिवाइज कर लें
बैलेंसिंग भी आसानी से हो जाएगा। तो इस मिली मोल मेथड में क्या है, ये हम देखते हैं जो मिली मोल ऑफ MnO4 इज इक्वल टू यूज, यहां पे क्या हुआ है, यूज हुआ है, डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि यहां पे नहीं कुछ तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इज इक्वल टू मिली मोल ऑफ Fe2 प्लस यूज्ड डिवाइडेड बाय कितना 5, यानी जो भी मिली मोल लिखें उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या सिंपली यूं कहें जो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें। हालांकि हम सभी का मिली मोल लिख सकते हैं, मिली मोल ऑफ Fe3 प्लस फॉर्म, यहां क्या बात करेंगे, फॉर्म हो रहा है, डिवाइडेड बाय 5, मिली मोल ऑफ H2O फॉर्म डिवाइडेड बाय 4। यह स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन से हम जानते हैं जो सभी मिली मोल उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाए तो ये इक्वल होगा। अब रही बात, अभी हमको ये फाइंड करना है वॉल्यूम। हम जानते हैं मिली मोल mm से सिंबलाइज कर दे रहे हैं, मिली मोल बराबर होता है वॉल्यूम इन ml इंटू मोलरिटी, या ये ना कह करके 1000 इंटू मोल, या ये ना कह करके 1000 इंटू W बाय मॉलिक्यूलर वेट, जहां पे W क्या हो जाएगा तो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। मोल कहें या मोल ना कह करके गिवन वेट में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं। तो यहां पे यदि हमको ये मिली मोल पता चल जाए, यानी वॉल्यूम पता चल जाए, यहां के लिए तो वॉल्यूम फाइंड ही करना है, तो यहां वॉल्यूम हमको मालूम होना चाहिए। तो मिली मोल ऑफ KMnO4 या MnO4 भी लिखते हैं। वॉल्यूम किसमें, ml इंटू मोलरिटी। वॉल्यूम हमको फाइंड करना है और मोलरिटी मिल गया है, कितना मिला है मोलरिटी, सवाल में दिया हुआ है 0.05। अगेन मिली मोल ऑफ FeSO4, या आप दे सकते हैं Fe2 प्लस। अगेन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमको पता नहीं है, और यदि पता ना हो तो कितना से मल्टीप्लाई कर दें, 1000 से। क्यों, क्योंकि यहां भी वॉल्यूम फाइंड करना है, और यदि यहां हम भी छोड़ दे तो यहां भी फाइंड करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां फाइंड करना है तो यहां 1000 ले लिए। फिर मोलरिटी तो पता है नहीं, तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो 1000 और वेट कितना हम लोगों को दिया हुआ है 2। मॉलिक्यूलर वेट कितना जानते हैं FeSO4 का 152। तो ये हमको फाइंड हो गया मिली मोल। अब यदि मिली मोल फाइंड हो गया तो हम क्या देखे हैं, तो मिली मोल KMnO4 का इज इक्वल टू मिली मोल FeSO4 का, ये हमको पता है ये, और यहां पे ये मिली मोल और इसका कोफिशिएंट कितना हम देखे थे डिवाइड,
1 से 5 से और यहाँ 1 से। अब वॉल्यूम सॉल्यूशन करने के बाद हम लोगों को पता चलेगा 52.6 ml। तो इस तरह से टाइट्रेशन का ये रिडॉक्स टाइट्रेशन पार्ट भी फिनिश्ड हो गया। अब आप लोगों को डीपीपीएस से स्पष्ट लिखा हुआ है वहां पे रिडॉक्स टाइट्रेशन। उस रिडॉक्स टाइट्रेशन में 1 to 6 प्रॉब्लम है, इतना करना है। फिर आज जो एनावस्थी का एसिड बेस टाइट्रेशन का कुछ जो प्रॉब्लम बचा हुआ है वे प्रॉब्लम भी करेंगे, ये प्रॉब्लम करेंगे। जरूरत है आप लोगों को सिंसियरली रेगुलरली इस वीडियो को नोट करने का, क्योंकि इनिशियली तो ऐसा लगता है जो सर ऑनलाइन क्लास, लेकिन स्टार्ट करने में किसी भी वर्क को लगते रहता है आसान। उसको जरूरत है जो कंटिन्यू बनाए रखने का, और आपके पास अभी एक ही ऑप्शन है जो क्या करें, आप इसको कंटिन्यू बनाए रखें। नंबर फिर से एक बार हम बात करते हैं 9347184339। इस नंबर पे आप कॉल करें, व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक कर दिया जाएगा ताकि आपको असाइनमेंट इजी वे में उपलब्ध होगा। इस रिडॉक्स टाइट्रेशन को देखने से पहले आपको पिछला वीडियो एसिड बेस टाइट्रेशन जो कि आप डाउनलोड करेंगे, भी किशोर सर लेक्चर नंबर 1